हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस स्ट्रैटेजी 2025 के बारे में। यदि आप 2025 का यूपी पीसीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट तरीके से कैसे बनानी चाहिए, जिसके थ्रू आउट आप अपनी सफलता को प्रथम प्रयास में सुनिश्चित कर सकें। जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट कैसा है। आपका माइंड सेट इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर आप ये डिसीजन लेने जा रहे हो, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, तो क्या वो जो आपका माइंड सेट है एक पॉजिटिव अप्रोच से, क्या आपने जो ये डिसीजन लेने जा रहे हो ये आपका खुद का है, खुद का आपका इंटरनल है, कि आप एक्सटर्नल रूप से आसपास की चीज़ों को देख करके आप मोटिवेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका जो ये मोटिवेशन है आपका इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। क्योंकि जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जो आपके अंदर से खुद आता है, जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए खुद प्रेरित करता है, जो आपका खुद का मोटिवेशन होता है, वही आपको इस एग्ज़ाम में फोकस बनाता है। उसी के थ्रू आउट आप फोकस होकर स्टडी कर पाते हो। तो सबसे पहले अपने माइंड को, अपना माइंड सेट देखिए, अपने माइंड को एक पॉजिटिव अप्रोच से सेट करिए कि जो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो तो क्या क्या इसके रीज़न है, क्या कारण है, किस कारण से आपने इस डिसीज़न को लिया है, इसमें आपका जो इंटरनल मोटिवेशन वो क्या है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बार बार आपको पुश कर रहे हैं, बार बार प्रेरित कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो और उस पॉइंट को आप एक डायरी में नोट कर लें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या विचार आपके दिमाग में आते हैं जो आपको बार बार इंटरनल रूप से मोटिवेट करते हैं, आंतरिक रूप से मोटिवेट करते हैं, जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बार बार पुश करते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं तो उसमें काफ़ी अप और डाउन्स आते हैं, काफ़ी उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिलता है इस तैयारी के दौरान। तो ऐसे में जब कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया है, तो उस कंडीशन में जो आपका ये जो पॉइंट आपने नोट करके रखा है, जो आपने उस विचार को नोट करके रखा है कि जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बार बार पुश कर रहा था, बार बार मोटिवेट कर रहा था, तो एक बार जब आप फिर से उस पॉइंट को, उस विचार को आप याद करोगे तो फिर से वो जो आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, वो फिर से आप कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा, फिर से आपका इंटरनल मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर से आप जो भी आपके सम्मुख जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको आप फेस करके, उनसे लड़ करके फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। तो ये पहला जो एक माइंड सेट का अप्रोच है कि आपका माइंड सेट जो है वो किस एंगल से, किस अप्रोच से, यानी किस अप्रोच से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, क्या रीज़न है, क्या मोटिव है। ठीक है, तो माइंड सेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक सॉलिड कारण होना चाहिए, एक ठोस कारण होना चाहिए इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बेसिक। जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं, अगर आप कोचिंग के थ्रू जाने का प्रयास करते हैं या आप टॉपर्स के थ्रू जाने का प्रयास करते हैं, तो आपको बताया जाता है कि बेसिक सबसे पहले आप अपने बेसिक फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। और बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करने का जो आधार होता है वो एनसीईआरटी की बुक होती है। बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करने का जो आधार होता है वो एनसीईआरटी की बुक होती है। आज अगर आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का जो सिलेबस देखेंगे तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो जो जीएस के पेपर्स होते हैं वो, और ऑप्शनल के प्लेस पे स्टेट के पार्ट 2 पेपर मेंस में रख दिए गए हैं। जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसके स्थान पर स्टेट के 2 पेपर, फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर रखे गए। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर रखा गया, ये कहीं ना कहीं जो आपकी जीएस की, जो पूरा जीएस का सिलेबस है, अगर आपने उस पर अच्छे से, बेहतर से पकड़ बना ली, अच्छे से आपने उस पर पकड़ बना ली है, तो ये जो ऑप्शन के प्लेस पे 2 पेपर रखे गए, इसमें भी आपको 50 से 50 से 60% तो आपको उसी जीएस के थ्रू आउट ही आपको सीखने को मिल जाएगा। केवल 30 to 40% ही आपको अलग से स्टेट के लिए, यूपी स्पेशल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपकी जीएस से बेहतर पकड़ है तो लगभग 60% काम तो आपको उसी जीएस के थ्रू आउट हो जाएगा। तो यानी अगर हम देखें तो जो जीएस है, एक अब इस जो वर्तमान पैटर्न है, जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो जीएस इस एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो जीएस में आपकी पकड़ बेहतर होनी चाहिए। तो जीएस पे आपकी बेहतर पकड़ कैसे होगी, जब आप जो बेसिक सोर्स के रूप में आप एनसीईआरटी की बुक यूज़ कर रहे हो, उस एनसीईआरटी की बुक पर आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी का बुक जो होता है वो, उसके थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आप के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आप देते हैं तो उसमें एक लॉजिकल अप्रोच दिखता है, और जिसका आपको मेंस एग्जामिनेशन में
मेंस एग्जाम में, ऐसे में आपको एथिक्स में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो जो एक लॉजिकल अप्रोच है और ये जो थिंकिंग आपकी डेवलप होती है वो आपकी किसके थ्रू आउट डेवलप होती है, एनसीईआरटी के बुक के थ्रू आउट डेवलप होती है। क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो भी चैप्टर आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, उसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू आउट, फिगर के थ्रू आउट समझाने का प्रयास किया जाता है। लॉजिकली उसको बताया जाता है, तार्किक रूप से उसको बताया जाता है, आपको समझाने का प्रयास करता है। तो इससे आपका जो दिमाग उसी के अनुरूप ढलने लगता है और बहुत सारे उसमें बेसिक कीवर्ड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं जो आपको जो मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को समझने में आपकी बहुत ही मदद करते हैं। तो एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता है कि जीएस इस एग्ज़ाम में जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जीएस पे आपकी पकड़ बेहतर होगी। पकड़ कैसे बेहतर होगी? आप एनसीईआरटी पे आप जो आपकी बेसिक सोर्स एनसीईआरटी उस पर आप बेहतर पकड़ बनाने का प्रयास करें। और एनसीईआरटी को कैसे यूटिलाइज करें? एनसीईआरटी को आप सिलेबस जो आपके पास है सिलेबस के थ्रू प्लस एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक आप पढ़ें, आप जो भी टॉपिक पढ़ें, अगर आप एक चैप्टर पढ़े, जैसे एनसीईआरटी का आपने इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा, अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी का इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा तो उसी समय उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, प्री का भी सॉल्व करें और मेंस का भी सॉल्व करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, तो प्री और मेंस का दोनों उसी समय सॉल्व करें। यानी एनसीईआरटी पे जो आपकी बेहतर पकड़ बनेगी इसी के एंगल से बनेगी। जब साथ ही साथ आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करोगे। इससे आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आप प्री और मेंस का सॉल्व करोगे, इससे आप यूपीएससी एग्जाम के डिमांड को, उसकी अप्रोच को समझ पाओगे और इससे आपके एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके में सुधार आएगा। देखिए एनसीईआरटी की बुक तो सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका किसका बेहतर है? तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से ज़्यादा आपको पढ़ने के तरीके, आपको एनसीईआरटी की बुक के पता होना चाहिए। और आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीकों को आप किसके थ्रू आउट सीख पाओगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही आप सीख पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपनी तैयारी के, अपनी प्रिपरेशन के साथ रखें, टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, टॉपिक वाइज आप पढ़िए और टॉपिक वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। दूसरा पॉइंट इसमें जो आप ऐड करेंगे, कुछ एडिशनल बुक होती हैं। अगर आपने एनसीईआरटी एक बेहतर पकड़ बना ली तो कुछ एडिशनल बुक, 3 to 4 एडिशनल बुक आपको पढ़नी है। जैसे पॉलिटी के लिए आपको पढ़नी है लक्ष्मीकांत की, इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह की पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंह घानिया की बुक पढ़ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एस्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं। तो कुछ ये स्टैंडर्ड बुक है जो आपको पढ़ना है। और पर्यावरण के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुकलेट आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के लिए तो आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं और प्लस जो घटना चक्र की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें रहता है वो आप कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड यानी एनसीईआरटी पर अगर एक बेहतर पकड़ बना ली तो केवल कुछ स्टैंडर्ड बुक आपको 3 to 4 पढ़ लें। और स्टैंडर्ड बुक आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी एनसीईआरटी में एक बेहतर पकड़ है, तो उसके बाद आप एडिशनल फाउंडेशन के रूप में आप स्टैंडर्ड बुक को यूज करेंगे। कितनी स्टैंडर्ड बुक है? आपको 3 to 4 स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ने, और वो बुक आपको तभी अच्छे समझ में आएगा जब आपकी एनसीईआरटी में बेहतर पकड़ है। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक पे आपकी बेहतर पकड़ तब बनेगी जब आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ है। आफ्टर डेट आप इसमें जो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप देखें तो मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों की स्ट्रेटजी अलग है। मेंस में अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आपको विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेंस में अगर बेहतर पकड़ बनानी है मेंस एग्जाम में तो आप विजन आईएएस की मंथली जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको एथिक्स में भी मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको एसए में भी मिलेगा। और प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स होता है उसके लिए दृष्टि की आती है, एग्ज़ाम के 3 month बिफोर आती है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए वार्षिक जो पत्रिका आती है दृष्टि की, आई दृष्टि की, वो फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी का जो करंट अफेयर्स होता है प्रीलिम्स स्पेशल यूपी का आता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको 2 एंगल से देखना है कि एक तो आप मेंस में अगर अच्छा करना है तो आपको विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन उसे फॉलो करनी है, और प्रीलिम्स के लिए आपको एक जो घटना चक्र की जो दृष्टि की आती है, आई दृष्टि आती है, पूरे एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स उसमें दिया रहता है, वो कर सकते हैं। और यूपी के लिए स्पेशल कर सकते हैं। देखिए दृष्टि की 2 पार्ट आती है, एक तो 3 month बिफोर आ जाती है और एक month बिफोर आती है, तो आप दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा करंट अफेयर्स के लिए होगा। आफ्टर डेट अब बचता है कि रिविजन और प्रैक्टिस। तो रिविजन पे आपको ध्यान देना है, और रिवीजन आप तभी मल्टीपल टाइम कर पाएंगे जब आपका सोर्स जो है सिंगल सोर्स होगा, और अपनी जो चीज़ों को पढ़ते हैं उसको शार्ट वे में लिखने की आपके अंदर एक आर्ट, एक कला है, उसको आप समरी भी बना पाते हैं। तो रिवीजन 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। एक तो आपका सोर्स सिंगल होना चाहिए, और दूसरा जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको कम समरी के रूप में आपको लिखना आना चाहिए। और उन इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको बार बार भूल जाते हैं बार बार, तो उसको आपको अलग से एक शार्ट नोट्स बना के रखना है ताकि आप उस पर अलग से एक्स्ट्रा समय आप दे सकें और बार बार उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें।
अब प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के दो सोर्स हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपी पीसीएस एग्जाम में, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र की जो पूरी सीरीज आती है आप उसमें से फॉलो कर सकते हैं। मेन रूप से जो है हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, पॉलिटी का है और इकोनॉमिक्स का है, इन्वायरमेंट का। ये 5 सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस का ये 6 सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस 6 सेक्शन को आपको घटना चक्र को आप यूज कर सकते हैं। घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसका कलेक्शन रहता है। केवल उसमें यूपी के ही क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसमें अदर स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो अदर स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन रहते हैं, इससे आपको मल्टीपल टाइम्स से रिवीजन हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तौर पर आप घटना चक्र की जो सीरीज आती है 5 to 6 जो सीरीज आती है उसको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करें, बार बार से उसका रिवीजन करने का प्रयास करें। आफ्टर डेट ये काम करने के बाद आप एग्जाम के 3 या 4 मंथ बिफोर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वहाँ पे आप अपने आप को चेक करें कि आपका भी लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं। तो जब 3 to 4 या 5 मंथ बिफोर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो इससे आप अपनी कमी को जान पाओगे, कौन सा एरिया आपका मजबूत हो चुका है, जहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और कौन सा एरिया अभी भी आपका कमज़ोर है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहे हैं। तो आपके पास एक समय रहेगा, अगर 3 to 4 मंथ 5 मंथ बिफोर ज्वाइन कर रहे हो टेस्ट सीरीज, तो आपके पास एक समय रहेगा कि आप उस कमी को सुधार सकें और उस पर काम कर सकें। जब आप उस कमी को सुधार सकेंगे, उस पर काम कर सकेंगे, तो आप उस पर और समय देंगे, आपका टाइम अब जो होगा वो स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज होगा। तो इससे जहाँ पे आपकी कमज़ोरी है उस पर भी आपकी पकड़ बनेगी, तो वहाँ के क्वेश्चन जो आपसे गलत हो रहे थे वो भी सही होंगे। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर कर पाएंगे और मेंस में भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।